नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड महामारी और इससे संबद्ध विषयों पर आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक संपन्न, अगले दौर की वार्ता कल। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। बुरेवी चक्रवात ने तमिलनाडु तट को पार किया। तूफान कमजोर होकर हवा के कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20-20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कैनबरा में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड महामारी और वैक्सीन वितरण तथा देश में कोविड के बाद की स्थिति सहित विभिन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा है कि वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस बैठक का आयोजन हाल ही में देश के कोविड वैक्सीन निर्माण केंद्रों की प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद किया गया है। कोरोना टीका विकसित करने और उसका उत्पादन करने दोनों ही मामलों में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में 5 फार्मास्यूटिकल कंपनियां टीका विकसित करने में लगी हुई हैं, जबकि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविशील्ड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए चुना गया है। केंद्र ने टीका बनाने और उसकी मांग पूरी करने के लिए मजबूत वितरण व्यवस्था के प्रयास शुरू किए हैं। सरकार स्वदेशी टीका विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा पहले ही कर चुकी है। सरकार और किसानों के बीच वार्ता में कल 40 किसान संघों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ वार्ता में भाग लिया। वार्ता में कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत कल होगी। किसान संघों ने कल होने वाली बातचीत के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। बातचीत के आरंभ में ही कृषि मंत्री श्री तोमर ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा। एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कोई भी किसान की जमीन की लिखापढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। उन्होंने किसान संघों के प्रतिनिधियों से अपना पक्ष रखने और उन मुद्दों को बताने को कहा जो उन्हें विवादास्पद लगते हैं। किसान संघों के प्रतिनिधियों ने कृषि संबंधी 3 कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए।
सरकार की तरफ से संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट किया गया, जिसके तहत ये अधिनियम बनाए गए हैं। किसानों ने कृषि उत्पाद विपणन समितियों से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने इन समितियों और निजी क्षेत्र के बाजारों और उपज मंडियों में समान नियम अपनाए जाने की बात कही। उन्होंने कृषि उत्पाद विपणन समितियों के बाहर भी अनाजों के व्यापार में उचित पंजीकरण की आवश्यकता की बात कही। इस बीच कुछ किसानों ने कृषि कानूनों को फायदेमंद बताया है। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के एक किसान ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। मैं दिनेश शर्मा, निवासी ग्राम उटवास, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। किसान बिल के आने से किसानों को काफी लाभ हुआ है। किसान बिल किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। किसान अपनी उपज स्वतंत्र रूप से कहीं भी बेच सकता है। कई प्रकार की कंपनियां मार्केट में आई है और किसान स्वतंत्र रूप से अपना माल बेच रहा है। इसमें प्रमुख रूप से आईटीसी ग्रुप जो है, उसमें क्या है कि रात को ही किसानों को भाव दिए जाते हैं और सुबह माल बगैर हिमाली, बगैर तुलावटी के तुल जाता है। राज्य में रायगढ़ जिले के एक और किसान ने कहा कि उसे मंडियों की बजाय निजी कंपनियों को सोयाबीन बेचने से ज्यादा लाभ हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्य उद्देश्य उन बिचौलियों को समाप्त करना है जिन्होंने किसानों के अधिकांश उत्पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे फैक्ट्री, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है। किसान अब अपनी उपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है। इन सब के अलावा नए विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंडियों को बंद करने और समर्थन मूल्य प्रणाली खत्म करने के बारे में अटकलें भ्रामक और असत्य हैं। 5 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 100 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने के बाद सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कल एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को इस तरह की भ्रामक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि पर 50 सालों से रहने वाले परिवारों को अब पट्टा दिया जाएगा। जमीन संबंधी सभी रिकॉर्ड के लिए जल्दी ऑनलाइन व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब मंडी शुल्क 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी कर भी घटाकर 2% कर दिया गया है। किसानों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता है। राज्य भर के किसानों के साथ सीधे तौर पर जुड़े मुख्यमंत्री ने किसानों से नए कृषि कानूनों पर भी चर्चा की, जिनका किसानों ने न केवल स्वागत और समर्थन किया बल्कि जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। श्री चौहान ने कहा कि यह कानून राज्य के लाखों किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद के चुनाव और पंचायतों के उपचुनाव के तीसरे चरण का मतदान कराया जा रहा है। मतदान दिन में 2 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में 280 में से 33 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 305 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार के उपायों से भ्रष्टाचार में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी मिल रही है। इस वर्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति से युवाओं में बेहतर ढंग से सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान से मेक इन इंडिया को गति मिली है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारत में अन्य देशों की तुलना में डिजिटल सेवा की लागत बहुत कम है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति हो रही है और ये सभी प्रयास सुशासन के प्रमाण हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यानमाला हर वर्ष आकाशवाणी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति में आयोजित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा करेगा। भारत में प्रमुख बैंकों की नीतिगत दरें तय करने वाली बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार को 3 दिन की बैठक शुरू की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मुंबई में आज सुबह अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगी। अक्टूबर में अपनी आखिरी एमपीसी बैठक में आरबीआई ने मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करने के लिए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया था। रिवर्स रेपो की दर 3.35% तथा रेपो दर 4% पर अपरिवर्तित रही। कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए एमपीसी ने चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में भी सामंजस्यपूर्ण रूप को बनाए रखने का फैसला किया था। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्व आसूचना निदेशालय आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोविड महामारी के कारण इस बार समारोह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा व्यापार आधारित धनशोधन पर परिचर्चा भी आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पैन आईआईटी यूएसए संगठन के आईआईटी ग्लोबल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है द फ्यूचर इज नाउ। इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, पर्यावास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। ये संगठन 20 वर्ष से अधिक पुराना है और 2003 से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें उद्योग, शिक्षा और विभिन्न सरकारों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस संगठन को आईआईटी के पूर्व छात्र संचालित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड महामारी और इससे संबद्ध विषयों पर आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक संपन्न। अगले दौर की वार्ता कल। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। बुरेवी चक्रवात ने तमिलनाडु तट को पार किया। तूफान कमजोर होकर हवा के कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कैनबरा में खेला जाएगा। बिहार में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 97.12% हो गई है। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इस समय 5,564 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सबसे अधिक 2018 रोगी पटना में इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 502 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 571 नए रोगी भी सामने आए हैं। बिहार में कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत से अब तक कुल 2,30,503 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,26,000 से अधिक परीक्षण भी किए गए हैं, जिससे राज्य में अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 1,50,00,000 से अधिक हो गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 1,446 नए रोगियों का पता चला है। साथ ही राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 8,89,113 हो गई है। इसी अवधि में 894 लोग ठीक होकर राज्य के विभिन्न अस्पतालों से बाहर आ चुके हैं। अभी तक इस संक्रमण से 8,52,524 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 24,689 रोगियों का उपचार चल रहा है। इनमें से 299 रोगी आईसीयू में हैं। 13 व्यक्तियों की कोविड संक्रमण से मृत्यु के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 11,821 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,08,685 परीक्षण किए गए। अभी तक कुल 1,14,11,883 कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। संक्रमण के सबसे अधिक 758 नए रोगी बेंगलुरु नगर में मिले हैं। वहीं कोप्पल जिले से पहली बार अभी तक किसी नए रोगी की सूचना नहीं मिली है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,540 नए रोगी सामने आए हैं।
ठीक होने की दर बढ़कर 91.16% हो गई है। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,14,309 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,95,365 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,427 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 80,33,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 336 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 246 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,913 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 96 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 13 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,031 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम द्वारा नए मामले सामने आने के बाद शहर के 19 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के आंख, नाक, गला रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी को सुरक्षा हटाने का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर ठक्कर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ और बरेली से विधान परिषद की 2 सीटें जीत ली हैं। स्नातक और शिक्षक कोटा के अंतर्गत विधान परिषद की अन्य 9 सीटों के लिए मतगणना जारी है। इनमें भारतीय जनता पार्टी 2 स्थानों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों ने बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट जीत ली है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के संजय मिश्रा को 8,000 से अधिक मतों से हराया। लखनऊ से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। इसके उम्मीदवार उमेश द्विवेदी ने अपने प्रतिद्वंदी महेंद्र राय को हराया। भारतीय जनता पार्टी मेरठ और झांसी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 11 सीटों के लिए इस महीने की 1 तारीख को वोट डाले गए थे। इनमें से 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उनका देश 1971 में पाकिस्तान के किए अत्याचारों को कभी भूल नहीं सकता और उनका दर्द हमेशा बना रहेगा। कल शाम ढाका में अपने निवास पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अहमद सिद्दीकी के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये टिप्पणी की। 1948 से 1971 तक की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान नाम की पुस्तक के विभिन्न खंडों में इस काल के ऐतिहासिक तथ्यों को दिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिजनों के अमरीका की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू हुई नई नीति के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिवार के लोगों को अमरीका यात्रा के लिए 10 साल की बजाय केवल 1 महीने की अवधि के वीजा जारी किए जाएंगे। पार्टी के सदस्यों के वीजा अब सिर्फ एक बार आने जाने के लिए होंगे और उनसे पहले की तरह कई बार अमरीका की यात्रा नहीं की जा सकेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल डोमिनिक गणराज्य के विदेश मंत्री रॉबर्टो अल्वारेज के साथ वर्चुअल बैठक की। दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा डिजिटल सहयोग पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण मेलों के आयोजन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की 15 इकाइयों ने अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करा लिया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल आयोजित कार्यक्रम में लगभग 30,000 पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 1,316 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। वहीं लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज 3,24,000 नई एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों में वितरित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना का अखंड के दौरान
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर रही है और कर्ज वितरण कार्यक्रमों से औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 16,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने इस मौके पर 5,000 प्रशिक्षुओं को वर्चुअल तरीके से टूल किट भी वितरित की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है। इसके लिए उन्हें $10 लाख मिलेंगे। पारीतेवाड़ी गांव के रणजीत सिंह ढिसाले को यह पुरस्कार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में पाठ्य पुस्तक में QR कोड का इस्तेमाल शुरू करने के अनूठे प्रयासों के लिए दिया गया है। 32 वर्षीय शिक्षक को यह पुरस्कार विश्व भर से चुने गए 10 प्रतिभागियों के बीच हुई प्रतियोगिता के बाद मिला। वारकेई फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है। भारतीय मूल की अमरीकी बालिका गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर चुना है। उन्हें यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग की समस्याओं से निपटने के लिए मिला है। कोलोराडो की 15 वर्षीय गीतांजलि को 5,000 उम्मीदवारों में से चुना गया है। टाइम के लिए उनका साक्षात्कार एकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने किया। 11 वर्ष की आयु में गीतांजलि राव ने डिस्कवरी 3M साइंटिस्ट चैलेंज जीता था और उन्हें अपने अनूठे प्रयासों के लिए फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात बुरेवी कल रात कमजोर होकर दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पार कर गया। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान रामानाथपुरम और थुत्तुकुडी के बीच तट से टकराया। इसके असर से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर सामान्य से भारी वर्षा हुई। कम दबाव का क्षेत्र बनने से तूफान की आशंका को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने आज इसके संभावित मार्ग में पड़ने वाले 6 जिलों में अवकाश की घोषणा की थी। ये जिले हैं कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, थुत्तुकुडी, रामानाथपुरम और विरुधुनगर। थुत्तुकुडी हवाई अड्डे को आज भी बंद रखा जाएगा। चक्रवात के मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ने से अब तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन वर्षा होने से जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कैनबरा में खेला जाएगा। 2020 श्रृंखला का दूसरा और तीसरा मैच इस महीने की 6 और 8 तारीख को सिडनी में होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पहले ही जीत चुकी है। भारत ने कैनबरा में बुधवार को हुए तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराया था। दोनों देश 4 टेस्ट मैच भी खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को मिट्टी की उर्वरता की जानकारी देने के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उर्वरता सूचकांक बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। कल विश्व मृदा दिवस के अवसर पर प्रत्येक गांव में एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए ताकि किसानों को ये जानकारी मिल सके कि उन्हें अपनी जमीन पर किस तरह के खाद की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। विमलेंदु सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता अखबारों की बड़ी खबर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, जारी रहेगी बात। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार का मन खुला है और MSP से छेड़छाड़ नहीं होगी। अगले दौर की वार्ता कल, कई बिंदुओं पर दोनों पक्षों में सहमति बनी। दैनिक जागरण सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, कोरोना काल में मास्क नहीं लगाना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुरक्षित दूरी जैसे नियम भी कड़ाई से लागू किए जाएं। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, देश में नए साल में कोरोना वैक्सीन। एम्स के निदेशक बोले, इस साल के अंत तक मिल जाएगा इमरजेंसी अप्रूवल। जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा टीकाकरण। 5 से 10 साल तक मिलेगी सुरक्षा।
70 से 80 हजार लोगों को दी गई वैक्सीन साइड इफेक्ट नहीं। उधर जनसत्ता की खबर है, इंटरपोल ने विश्व की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आगाह किया, अपराधी गिरोह बेच सकते हैं नकली टीके। अमर उजाला की सुर्खी है, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में दूसरे महीने भी तेजी। 9 महीने में पहली बार बढ़ा रोजगार, कारोबार में हो रहा सुधार, लॉकडाउन में राहत के बाद तेजी से बढ़ी है मांग। हिंदुस्तान का शीर्षक है, एचडीएफसी बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक। रिजर्व बैंक ने नई डिजिटल सेवा शुरू करने पर रोक लगाई। बार बार तकनीकी दिक्कत आने की वजह से आरबीआई सख्त। नवभारत टाइम्स ने धन शोधन मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 9 राज्यों में 26 ठिकानों पर छापेमारी की खबर दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रणनीति के लिए सेना में अब नए उप प्रमुख, केंद्र से मिली मंजूरी। सेना में अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सूचना महानिदेशक वॉरफेयर डीजीआईडब्ल्यू का पद भी होगा। अमर उजाला की खबर है, अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को राहत, खत्म होगा देशों का कोटा। अमेरिकी सीनेट से प्रवासी वीजा को लेकर विधेयक पारित हुआ। हिंदुस्तान ने अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध के हवाले से लिखा है, लोगों से घुले मिले नहीं तो बन जाएंगे भुलक्कड़। आसपास मौजूद दूसरे लोगों से कटे रहने पर 40% तक बढ़ जाता है डिमेंशिया होने का खतरा। अब कुछ और समाचार। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि मास्क नहीं लगाने और उचित दूरी का पालन नहीं करने वालों से कोविड केंद्रों पर सामुदायिक सेवा कराई जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड महामारी और इससे संबद्ध विषयों पर आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक संपन्न। अगले दौर की वार्ता कल। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। बुरेवी चक्रवात ने तमिलनाडु तट को पार किया। तूफान कमजोर होकर हवा के कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कैनबरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।